अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अम, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इनफैक्ट वो थोड़ा-सा एक समझ लें क्वेश्चन आंसर टाइप सेशन है, जिसमें मैं जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनको मेंशन तो नहीं करूँगी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। लेकिन ऑलमोस्ट जब से मैंने वीडियो बनाई थी ऑन द टॉपिक ऑफ जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी जिसको कहते हैं, उसके बाद से काफ़ी लोग जो कि इस प्रॉब्लम का शिकार हैं या जो समझते हैं कि वो इस मसले का शिकार हैं, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने सवाल किए। तो वो चूँकि एक ही तरह के सवाल तकरीबन काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मेरे लिए फ़िज़िबल नहीं हो रहा था हर एक को अलग-अलग से एंटरटेन करना। तो आई थॉट कि इस पर मैं इस तरह से बात कर लूँ, हो सकता है इस तरह और भी कई लोगों के मसाइल उनको समझने और हल करने में आसानी हो जो हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सवाल तो कवर हो जाएँगे, इसके बाद जो सवाल होंगे वो फिर आप पूछेंगे तो मैं इसी तरह से उसका जवाब दूँगी इकट्ठा ही। हाँ, तो सबसे पहले तो मेरा एक गुज़ारिश है आम लोगों से और ऐसे मसाइल का शिकार लोगों के करीबी अफ़राद से, घर वालों से कि अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो एट लीस्ट उनकी इस कंडीशन को, उनकी इस तकलीफ़ को, इस अज़ियत को समझने की कोशिश ज़रूर करें। ये कोई मज़ाक नहीं है, ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ है, उनकी कोई ज़हनी इख्तिरा नहीं है, बल्कि जो भी वजह होती है, वजह बनी होती है, वो ये महसूस तो जेन्युइनली कर रहे होते हैं। इस तकलीफ़ से तो वो जेन्युइनली गुज़र रहे होते हैं। इसको तो साइकियाट्रिस्ट ने, सेक्सोलॉजिस्ट ने, सब ने माना है और समझा है कि ये एक मर्ज़ है और इसके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट्स वग़ैरह भी बताई गई हैं। तो व्हिच मीन्स कि वो लोग जानबूझकर नहीं कर रहे होते, ड्रामाबाज़ी नहीं होती है, बल्कि हकीकतन वो इस मसले को में से गुज़र रहे होते हैं। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो समझ ज़रूर जाएँ और जहाँ तक शादियों वग़ैरह का मसला होता है, वहाँ पर भी बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करें, ऐसे बच्चों के लिए। ये एक गुज़ारिश थी। दूसरा जो सवाल हैं, उनमें सबसे पहले आपको मेरा जो मशवरा है वो ये है कि बहुत से नौजवान जो सवाल करते हैं, उन्होंने अक्सर इंटरनेट सर्फिंग की होती है या डिफरेंट वीडियोज़ देखी होती हैं लोगों की, खुद बुक से कंसल्ट किया होता है, पढ़ा होता है। इसमें वो गलत भी नहीं है क्योंकि इस मसले को सोशल स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। वो फ्रीली हर किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हमारे मुल्क में साइकियाट्रिस्ट भी बहुत कम हैं, तो उनको नहीं पता होता उन्होंने एग्ज़ैक्टली जाना कहाँ है, किससे बात करें, किससे पूछें, तो उन्हें यही एक ऑप्शन नज़र आता है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेने की बात है तो ज़रूर लें, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट मत करें। अपना डायग्नोसिस, अपनी मर्ज़ की तशख़ीस खुद से ना करें। अपने आप को सर्टिफ़ाई ना करें कि आप जो है वो जेंडर डिस्फोरिया का केस हैं। क्योंकि कई लोगों ने जो सवाल किए हैं और फिर जो अपनी अलामात बताई हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो सब के सब जेंडर डिस्फोरिया के केसेस नहीं हैं। उनमें कुछ में मुझे ज़्यादा महसूस होता है कि उनमें फ़िज़िकल ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसा उनका हार्मोन्स का सिलसिला चल रहा है कि उसकी वजह से उन्हें साइकोलॉजिकली भी सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं। तो उनका अगर फ़िज़िकल प्रॉब्लम ठीक होगा तो हो सकता है वो बेहतर लाइफ़ गुज़ार सकें और उनके ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म हो जाए। सेकंड नंबर पर होमोसेक्सुअल्स हैं, जो खुद को जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। उनका जेंडर डिस्फोरिया यानी अपने जेंडर से नफ़रत का मसला नहीं है, बल्कि उनका मसला जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का है, जो उन्हें सेम जेंडर की तरफ फ़ील होती है और ये भी या ये कंट्रोवर्शियल सी बात है, लेकिन इसको बीमारी भी टू सम एक्सटेंट कुछ केसेस में हाँ, ये एक बीमारी भी होती है। तीसरा ट्रांसवेस्टाइट्स जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, जो अपने जेंडर के अपोज़िट जो हैं वो ड्रेसिंग करना चाहते हैं, इस तरह के लोग भी हैं। सब के सब इस तशख़ीस में फ़ॉल नहीं करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप और इसका कानून भी यही है, रूल भी यही है कि आप तब तक खुद को जेंडर डिस्फोरिया नहीं कह सकते हैं, जब तक आपको एक मुस्तनद साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मिलकर सर्टिफ़ाई ना करें कि आप इस चीज़ का केस हैं और फिर जब तक वो सर्टिफ़ाई नहीं करेंगे, आप ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड भी नहीं कर सकते हैं। अपने तौर पे आप खुद को सर्जरीज़ के लिए या थेरेपीज़ के लिए नहीं पेश कर सकते हैं कि ये मैंने डायग्नोज़ कर लिया है, तो मेरा जो है वो मैनेज किया जाए, जब तक कि वो सर्टिफ़ाई ना करें। तो पहले स्टेप पे आपको कंसर्न्ड साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास
जाना है, दोनों में से एक नहीं, दोनों के पास, यानी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, फिर वो रेलेवेंट साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, मिलजुल के आपको सर्टिफाई किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो बात है जो मुझे बहुत अहम लगी बताना, वो ये थी कि अक्सर ऐसे पेशेंट्स में मैंने नोट किया है कि डिप्रेशन बड़ी कॉमन है, एंजाइटीज़ कॉमन है। पहले भी मैंने ये बात की थी, दोबारा कर रही हूँ कि जो इवन यहाँ के पेशेंट्स हैं, वो जब बात करते हैं तो एविडेंट होता है कि मसला सिर्फ ये नहीं है। वो इससे लड़ने की हिम्मत खो देते हैं, वो इस मसले को बेहतर तौर पे देखने और समझने का सलाहियत खो देते हैं। क्यों? क्योंकि साथ में और बीमारियां चल रही होती हैं, कोमॉर्बिड्स चल रहे होते हैं, और वो तो ट्रीटेबल भी हैं। तो बेहतर है कि अगर आप बहुत परेशान हो गए हैं, इस चीज़ से इतने तंग आ चुके हैं कि खुदा न खास्ता आपका दिल कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में ख़यालात आ रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा डिप्रेशन के लिए ज़रूर विज़िट करना है, एंजाइटी के लिए ज़रूर विज़िट करना है। इसके साथ बहुत ज़्यादा इनकी को-ऑकरेंस होती है, और आपका जब वो मसला ठीक होगा तो ये मसला आपको उतना बर्डनाइज़ नहीं करेगा, उतना प्रेशराइज़ नहीं करेगा जितना पहले कर रहा होगा। थर्ड चीज़ होती है वो ये कि सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप मसलन कि आपको बहुत कोई इंटेंस किस्म का ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो पहले कंफर्म हो कि आपका मसला सिर्फ साइकोलॉजिकल है। उसके लिए आपको पहले एक हार्मोनल प्रोफाइल टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, कैरियोटाइपिंग होती है जेनेटिक, वो करवानी पड़ती है, अपना एनाटॉमिकल वैसे बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ क्लियर होती है कि आपको और कोई जिस्मानी, कोई फिज़िकल इशू नहीं है, इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल इशू, और फिर उस लाइन पे मैनेज होता है। मैंने देखा है कुछ ऐसे पेशेंट्स को भी कि जिन्होंने जब हार्मोनल टेस्टिंग के बाद उनके हार्मोनल डिरेंजमेंट्स आई और फिर उनके हार्मोनल करेक्शन हुई, तो उनका ये वाला मसला जो उनको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था जेंडर डिस्फोरिया वाला, वो भी ठीक हो गया साथ ही। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये करवाना पड़ेगा। ये थोड़े महंगे टेस्ट हैं, लेकिन ज़रूरी हैं। अगर आप बहुत आगे जा रहे हैं और सर्जरीज़ का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ करवाना ज़रूरी होगी उसके लिए। फिर इसके बाद इसमें जो मैनेजमेंट की बात आती है, आप लोग हेल्प चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल और एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट्स अभी तक हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्टेबल हैं जो हो रहे हैं, उनमें जो प्रोग्नोसिस है, जो बेहतरी के चांसेस हैं, वो काफ़ी कम हैं। तो तकरीबन 84% केसेस जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, उन पे इन चीज़ों का अफेक्ट नहीं आता है। फिर एक चीज़ इसमें जो हम वैसे मैनेजमेंट करते हैं जो एक्सेप्टेबल है, उसमें तो साइको एजुकेशन है, कोर मॉर्बिड्स को ट्रीट करना है, इम्पल्स कंट्रोल होती है, उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है, स्ट्रेस कोपिंग सिखाई जाती है, इस सारे सिचुएशन के साथ जीना कैसे है उसके लिए थेरेपीज़ होती हैं। उसमें वो लोग जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं हू दे आर, उनकी थेरेपीज़ हैं कि उनको हम दे सकते हैं, उनको अपना रोल उस चीज़ में थोड़ा लाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इसके जो कंट्रोवर्शियल मैनेजमेंट है उसमें उल्ट है, यानी उसमें जो कन्वर्जन थेरेपीज़ हैं, रिपीटेटिव थेरेपीज़ हैं कि जो आप बनना चाहते हैं उस हवाले से थेरेपीज़ हैं। फिर सर्जरीज़ हैं, फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह कुछ बच्चे बहुत अर्ली एज में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें प्यूबर्टी ब्लॉकिंग मेडिकेशन दी जाती हैं जो कि बहुत डेंजरस भी हैं, वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं, वो सुइसाइडल उनकी टेंडेंसी होती है, तो वो इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इन सारी थेरेपीज़ के, और अभी ये हैं भी कंट्रोवर्शियल। तो ये इसकी मैनेजमेंट थी, ये आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब थे कि आपने एक प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा, सर्टिफ़ाई होना होगा, हार्मोनल टेस्टिंग करवानी होगी, उसके बाद जो है वो आपने कोमॉर्बिड्स ट्रीट करवाने हैं। और फिर भी बात, एक तो पाकिस्तान में सर्जरीज़ वैसे ही इलीगल हैं, लेकिन अगर आप बाहर भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो सर्जरी करवाने से पहले मैंने बताया था एक रूल होता है कि साल या 2 साल तक आपको जो रोल आप प्ले करना चाहते हैं, जो आप जेंडर बनना चाहते हैं, उसका रोल प्ले करना पड़ता है। उसमें भी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, लेकिन चल यही रहा है, तरीक़ाकार यही है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ वगैरह फिर स्टार्ट होती हैं एंड देन सर्जरी तक बात आती है। और
इसमें पाकिस्तान में अगर आप मेरे से पूछें तो बहुत ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में लिमिटेशंस हैं, तो वो समझते हैं कि वो इसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है कि वो कोमॉर्बिड्स तो ट्रीट कर लेंगे, लेकिन इस इशू पे उनके पास लिमिटेशंस हैं। तो ऐसे में आगा खान जो इंस्टीट्यूट है, आगा खान जो मेडिकल हॉस्पिटल है, और वो उनका जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, वो इस सिलसिले में अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को हेल्प आउट भी कर रहे हैं और इस सिलसिले में काफ़ी काम भी कर रहे हैं। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जिन्होंने मुझसे ये पूछा हुआ था कि आप हमें बताएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। कोई और सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ लें, वैसे पूछ लें, तो मैं उस पर इसी तरह से बात करूँगी। थैंक यू सो मच।